हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण एवं वर्णमाला का टॉपिक है। उस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, फेफड़े से निकलने वाली वायु के आधार पर, ठीक है, वर्णों के भेद पढ़ेंगे। तो हमने इसके बारे में पिछली क्लास में थोड़ा सा चर्चा कर लिया था, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप जा करके उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था फेफड़े से निकलने वाली वायु के आधार पर वर्ण के भेद, थोड़ा सा चर्चा किया था इसके बारे में। तो अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर फिर से पीछे का चर्चा कर लेते हैं कि फेफड़े के आधार पर, हाँ चलिए लिखते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं फेफड़े के आधार पर, फेफड़े के, यहाँ पे लिखते हैं फेफड़े से निकलने वाली वायु को हमने बताया था कि प्राण कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्राण। की दृष्टि से वर्ण के भेद, ठीक है, ये हमने बताया था। हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में एक समान की वायु नहीं निकलती है, ठीक है, अलग अलग वायु निकलती है, अलग अलग वायु की आवश्यकता होती है बोलने की हमको। तो कुछ वर्णों के उच्चारण में कम वायु लगती है, कुछ वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा वायु का प्रयोग करना पड़ता है, ज़्यादा जोर पड़ता है, ज़्यादा वायु की जरूरत पड़ती है बोलने के लिए। तो इस प्रकार से हमने बताया था कि प्राण के आधार पर ये वायु की दृष्टि के आधार, फेफड़े से निकलने वाली वायु की दृष्टि के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। कि कौन कौन से दो भाग? तो हम यहाँ पर यदि लिखें, हम यहाँ पर लिखेंगे कि फेफड़े से निकलने वाली वायु की दृष्टि से वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से वो दो भाग हैं? वो दो भाग कौन कौन से हैं हमने बता ही दिया था। दो भाग कौन कौन से हैं? तो दो भाग वो हैं, एक तो हमने बताया था अल्प प्राण, प्राण का मतलब बताए थे वायु, ठीक है। महाप्राण दूसरा क्या है? महाप्राण, ठीक है। तो अल्प का हमने बताया था, अल्प का मतलब कम। अल्प का मतलब क्या बताए थे? कम। हमने क्या बताया था? अल्प का मतलब कम। अब प्राण का मतलब बताए थे वायु। तो मतलब जिन वर्णों के बोलने पर या उच्चारण करने पर कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है तो उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अब महा का मतलब बताए थे ज़्यादा, अब प्राण का मतलब वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा वायु मतलब अधिक वायु, प्राण वायु की आवश्यकता होती है तो उन्हें हम महाप्राण कहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी हुई डिफिनीशन। तो आइए इन्हें नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। तो हेडिंग हम लगाएंगे, हेडिंग डाल देंगे आप अल्प प्राण। हेडिंग क्या लगाएंगे? अल्प प्राण। हेडिंग लगा देंगे अल्प प्राण, ठीक है। तो इस पे डिफिनीशन हम नोट करेंगे। अल्प प्राण की डिफिनीशन क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है या कम प्राण वायु लगती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। हमने एक ही कलर से इधर नोट कर दिया है इतना, ये ठीक है। तो अल्प प्राण कहते हैं, ठीक। अगला आप हेडिंग लगाएंगे, अगली हेडिंग है महाप्राण। अभी ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, आगे समझें। तो डिफिनीशन पहले नोट करते हैं, फिर आगे समझ में आ जाए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, इसकी डिफिनीशन आपको पता ही चल गई होगी, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा मतलब अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है या प्राण वायु लगती है, ठीक है, उन्हें आप समझ ही गए होंगे, महाप्राण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने डिफिनीशन समझा। हमने बताया कि अल्प प्राण में वायु कम लगती है, महाप्राण में वायु ज़्यादा लगती है बोलने, मतलब ज़्यादा वायु की जरूरत पड़ती है बोलने के लिए वर्णों को, ठीक है। स्वर तंत्रियों को ज़्यादा तेज़ी से झंकृत होना पड़ता है बोलने के लिए महाप्राण में, अल्प प्राण में कम झंकृत होती है, ठीक है। अभी समझेंगे, झंकृत होने वाला भी बताएंगे। झंकृत को हम घोष बोलते हैं। तो घोषत्व के आधार पर भी वर्णों के भेद पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लें अच्छे से। तो क्वेश्चन यदि हमारा यहाँ पर क्या होगा कि इनको बांटना कैसे है। अब अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन हमने अभी इसमें कौन से व्यंजन किस में आएगा, कैसे इनको बांटेंगे, तो इनको बांटना पड़ेगा ना। आपके 52 व्यंजन हैं, जो 52 ध्वनियाँ हैं, इन सबको बांटना पड़ेगा।
ठीक है, इनको सबको बांटना पड़ेगा। तो 52 ध्वनियाँ हैं, 52 को हमें नहीं बांटना, हमें 11 स्वर और 33 व्यंजन को बांटना है सिर्फ। ठीक है, 11 स्वर और 33 व्यंजन को बांटना है। ठीक है, तो चलिए बांटते हैं, आगे चलें। तो अच्छा, यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या हमारा आएगा ये बताएं पहले। क्वेश्चन हमारा आएगा कि इन्हें बांटना कैसे है। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है, बांटना किसको है, बांटना किसको है, किसको है। ठीक है, तो आंसर आपका मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा, 33 स्वर और व्यंजन को। ठीक है, ये याद रखेंगे, 33 स्वर और व्यंजन को है बांटना है, 11 स्वर और 33 व्यंजन को, सिर्फ इतने को बांटना है, अल्पप्राण महाप्राण, इन्हीं को हम बांटेंगे उसमें घोषक के आधार में। ठीक है, घोष और सघोष, वो अघोष सघोष में भी इन्हीं हम बांटेंगे। ठीक, तो चलिए इन्हें बांटते हैं आगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 11 स्वर और 33 व्यंजन को बांटेंगे। तो हमने बता ही दिया था कि 33 व्यंजन में 25 वर्गीय व्यंजन होंगे, 4 अंतस्थ होंगे, 4 ऊष्म होंगे, इन्हें यहाँ बांटना है। ठीक है, और 11 स्वर, 11 स्वर जिसके जिधर भी जाएंगे, चलिए आगे पहले हेडिंग लगा दें आप। तो यहाँ हम एक तरफ लिख दें अल्पप्राण, अल्पप्राण, एक तरफ लिख दें महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, ये ठीक, ये ऐसे बांटना है आपको। ठीक है, तो अच्छा पहले समझ लेते हैं कि हमने जो है 33 व्यंजन में 25 वर्गीय व्यंजन होंगे, मतलब स्पर्श व्यंजन, और 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, इनको कैसे बांटना है, और 11 स्वर को कैसे। तो 11 स्वर जो होंगे उनको एक ही तरफ रखना है, चाहे महाप्राण में आए चाहे अल्पप्राण। तो पहले हम समझें किधर आएगा 11 स्वर। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो जो हमारा अल्पप्राण में वर्ण आएंगे, तो वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों के प्रत्येक समूह, प्रत्येक वर्ग समूह का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा। तो पहले वर्ण में का वर्ग में कौन सा आएगा, का वर्ग में पहला में का आएगा, दूसरा वर्ण आपका, तीसरा वर्ण आपका तीसरे में गा आएगा, और फिर पांचवा वर्ण आपका अंगा होगा। ठीक है, ये आपके हुए। और दूसरा और चौथा वर्ण इसका आपका पहुंचेगा महाप्राण में, खा और घा। अब इसके बाद चा वर्ग में देख लो, चा, छा आपका इसमें नहीं आएगा, छा कहाँ आएगा, इसमें तीसरा वर्ण, इसके बाद जा आएगा, इसमें झा कहाँ आएगा, इसमें आएगा झा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आता है, तो यहाँ आपका काहे में आएगा, यहाँ आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, इसके बाद आता है चा के बाद आएगा आपका टा वर्ग, तो टा पहले वर्ग में आएगा। ठीक है, पहला अल्पप्राण में होगा, दूसरा जो वर्ग होगा टा वर्ग का ठा होगा तो इधर आएगा, तीसरा वर्ग आपका डा होगा तो इधर आएगा, चौथा वर्ग आपका ढा होगा इधर आएगा, और लास्ट वाला पांचवा वर्ग आपका इधर आएगा अल्पप्राण में। ठीक, अब इसके बाद ता वर्ग का पहला वर्ग इसमें आएगा अल्पप्राण में, दूसरा वर्ग था वर्ग इधर आएगा, तीसरा वर्ग द होगा इधर आएगा। ठीक है, चौथा वर्ग आपका धा होगा इधर आएगा, पांचवा वर्ग ना होगा इधर आएगा। ठीक है, ता के बाद आता है आपका ता वर्ग के बाद आएगा पा वर्ग, तो पहला वर्ग इधर आएगा, फिर दूसरा वर्ग फा इधर आएगा, बा आपका इधर आएगा, भा आपका इधर आएगा। ठीक है, माँ आपका इधर आएगा। ठीक, हमने ये लिख दिया वर्गीय व्यंजनों का। ठीक, जो 4 अंतस्थ व्यंजन है, य र ला व, य र ल और व, ये आपके अल्पप्राण में आएंगे और अल्पप्राण में आएंगे। ठीक है, और जब कौन से हैं, आर्धस्वर है, कौन से हैं, आर्धस्वर, यारा लावा आर्धस्वर है, अल्पप्राण, आ से है नाम इसका, अंतस्थ, आ से अल्पप्राण, आ से अंतस्थ। ठीक है, यारा लावा, तो याद रखना। ठीक है, आ वाला इसमें आएगा। इसके बाद आता है आपका जो ऊष्म व्यंजन है, स ख स ह, वो महाप्राण में आएंगे, स ख स और ह, ये आपके महाप्राण में आएंगे। और पूरे के पूरे जितने स्वर हैं 11 स्वर, ये आपके आएंगे अल्प प्राण में। तो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि इसको हम एक लिख सकते हैं, ये तीसरा वर्ण था, ये पांचवा वर्ण था वर्गीय व्यंजनों के लिए। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और 11 स्वर आपका अल्प प्राण में याद रखना है, और उस वाला आपका महाप्राण में जाएगा। तो इसे ये रखना है, दूसरा वर्ण है, ये आपका चौथा वर्ण है। तो 135 और 24 याद रखना है। 135 मतलब प्रत्येक वर्ग समूह का पहला तीसरा पांचवा, ये आपका अल्प प्राण में आएगा, और दूसरा और चौथा महाप्राण में जाएगा। ठीक है, ये आपके हुए अल्प प्राण और महाप्राण के वर्ण। ठीक है, तो चलिए आगे इस पे नोट डाउन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर दें पहले। तो अल्प प्राण में हेडिंग हम लगाएंगे अल्प प्राण, फिर से एक बार लगाएंगे अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण, इसमें हम रूल लिखेंगे। तो पहले रूल में हम लिखेंगे कि वर्गीय व्यंजनों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, कि वर्गीय व्यंजनों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण
अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है, होता है। इसके बाद अगला जो है अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन जो जितने हैं अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, ठीक। इसके बाद आता है गेरा स्वर। तो सभी स्वर जितने हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक। अब हेडिंग लगा लेंगे महाप्राण की, महाप्राण, ठीक है। तो महाप्राण में हम लिखेंगे रूल, महाप्राण में पहला रूल जो है लिखेंगे कि वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। अगला कि सभी जो ऊष्म व्यंजन हैं वो महाप्राण होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन जितने हैं वो सब महाप्राण, ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है। उस व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हमने पीछे वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो हमने ये अल्पप्राण महाप्राण याद कर लिया, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे, हम एक बार और समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्पप्राण में हमने बताया कि वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण महाप्राण होता है, ठीक है। देख लें, ये जो आपका है क्या है, ये पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है, ठीक है, अल्पप्राण, ठीक, अल्पप्राण। यहाँ पे थोड़ा सा एक लकीर और होगी ये, ठीक है, अल्पप्राण है। ये चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग तक पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है अल्पप्राण होंगे, और सभी अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर सभी और 11 स्वर ये अल्पप्राण में आएंगे। और इसके ग्रुप में जो आएगा तो दूसरा, चौथा प्रत्येक वर्ग समूह का वर्गीय व्यंजनों का, ठीक है, वर्ण महाप्राण और ऊष्म व्यंजन सभी जितने शाखा सार ये महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, यह आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, चलिए हम अब पढ़ेंगे घोषत्व या झंकार, उसी झंकृत को झंकार बोलेंगे, ठीक है। घोषत्व या झंकार के आधार पर वर्णों के भेद। तो हेडिंग लगा देंगे घोषत्व, ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं झंकार या झंकृत, झंकार के आधार पर वर्णों के भेद, ठीक है, वर्णों के भेद, ठीक है। ये हमने हेडिंग लगाई, ठीक। हमने पीछे का जो वर्णों का जो भी टॉपिक थे वो याद कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इतना लास्ट है ये घोषत्व का और झंकार, इसे हम कह सकते हैं। घोषत्व के आधार पर लास्ट वर्ण का टॉपिक है ये, ठीक है, घोष सघोष। फिर इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा शब्दों में वर्णों का क्रम, ठीक है, शब्दों में वर्णों का क्रम। फिर आपका जो वर्णमाला का टॉपिक है, वर्णमाला का टॉपिक, ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लास और बची है वर्णमाला की, इसके बाद आपका ये कंप्लीट। तो चलिए घोषत्व या झंकार के आधार पर वर्णों के भेद। तो यहाँ पर हम यदि थोड़ा समझें, ये हमने व्यक्ति बनाया, ठीक है, ये हमने व्यक्ति बनाया, ये थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, ये हमने व्यक्ति बना दिया, ठीक है, ये ठीक, ये आपका व्यक्ति है, इसके ये दोनों फेफड़े हैं, ठीक है, ये क्या है, फेफड़े हैं, ठीक, समझने के लिए है। 8 हमसे बनती नहीं है ज़्यादा, तो आप इसी तरह समझ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा कंठ, क्या होगा, कंठ, ठीक है, और यहाँ पर इसके चारों तरफ होंगी स्वर तंत्रियाँ, क्या होंगी, स्वर तंत्रियाँ। तो जब यहाँ से वायु निकलेगी, ठीक है, तो स्वर कंठ से होते हुए स्वर तंत्रियों को झंकृत करते हुए बाहर निकलती है, ठीक। तो चलिए बता देते हैं कि ये क्या है, आपकी स्वर तंत्रियाँ हैं, स्वर तंत्रियाँ, ठीक है, स्वर तंत्रियाँ। आइए, तो आपको पता है फेफड़े हैं, क्या है, फेफड़े, ठीक। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, पीछे आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर तंत्रियों के झंकृत होने को हम घोष कहेंगे, क्या कहेंगे, घोष, क्या बोलेंगे, घोष। तो ये जो है स्वर तंत्रियों को झंकृत होंगी, ये स्वर तंत्रियाँ क्या होती हैं, झंकृत,
झंकृत होने से, हम लिख देंगे यहाँ पे, झंकृत होने से आवाज़ निकलती। क्या होती? जब झंकृत होंगी तभी ना आवाज़ निकलेगी। आवाज़ निकलती है, मतलब कंपन होता है, वही है, ठीक है, निकलती है। ठीक, तो इस झंकृत को हम क्या कहते हैं? घोष बोलेंगे। इस झंकृत को हमने कहा कि घोष कहेंगे। इस झंकृत को हम क्या बोलेंगे? घोष। ठीक है, घोष कहेंगे, घोष कहते हैं झंकृत को। तो हमने घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद को बांटना है कि कितने भेद होंगे। तो चलिए आगे नोट करते हैं। तो यहाँ इस बिहार पर थोड़ा समझ लेते हैं और लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे बांटें। तो हम यहाँ लिखें कि स्वर तंत्रियों के झंकृत होने को ही घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। इस वाइब्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं, कंपन को। ठीक है, घोष कहते हैं। अच्छा, प्रत्येक वर्ण जो है, प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां समान रूप से झंकृत नहीं होती। जिस तरह वायु समान रूप से नहीं लगती थी, निकलती थी प्रत्येक वर्ण में, उसी प्रकार स्वर तंत्रियां भी समान रूप से झंकृत नहीं होती। स्वर तंत्रियां भी समान रूप से झंकृत नहीं होती हैं। समान रूप से झंकृत नहीं होती हैं। ठीक है, नहीं होती हैं। अच्छा, कुछ वर्णों के, हम यहाँ पे लिखते हैं, कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, अच्छा, कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं। स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, और कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां ज़्यादा झंकृत होती हैं, और कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां ज़्यादा झंकृत होती हैं या अधिक झंकृत होती हैं। अधिक झंकृत होती हैं। अरे यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा, ज़्यादा झंकृत होती हैं, ठीक है, होती हैं। तो इस प्रकार हम घोषत्व के आधार पर वर्णों को दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। ठीक, तो चलिए आगे नोट करते हैं। तो यहाँ लिखे हम इस प्रकार घोषत्व के आधार पर, इस प्रकार घोषत्व के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। ठीक है, के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला और दूसरा। पहला है आपका अघोष, दूसरा है सघोष। सघोष को हम घोष भी कहते हैं, याद रखेंगे। सघोष को हम घोष भी कहते हैं। तो कौन कौन से दो भाग हुए? अघोष हुआ और सघोष हुआ। अघोष और सघोष। सघोष को हम घोष कहते हैं। ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर दो भेद हुए, एक अघोष हुआ, दूसरा सघोष हुआ। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे अघोष, हेडिंग लगाएंगे अघोष। ठीक है, अघोष। तो अघोष जो है, आ का मतलब यहाँ पर नहीं। ठीक है, आ का मतलब नहीं, मतलब अल्प से है यहाँ पर। ठीक है, आ का मतलब नहीं से नहीं, यहाँ अभी पीछे हम अमानक में नहीं बताते थे। ठीक है, और तमाम जो पीछे के जो वर्ड थे वहाँ आ जाता था तो नहीं बता देते थे। तो आ का मतलब यहाँ पर नहीं अर्थ, आ का मतलब यहाँ पर अल्प है। क्या है? अल्प से है यहाँ पर मतलब, ये नहीं से नहीं है। ठीक है, अल्प से मतलब है इससे नहीं है। ठीक, अघोष का मतलब आप जानिए, इस घोष का मतलब क्या है? झंकार है। क्या है? झंकार। ठीक है, तो हमने बताया कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, अल्प झंकृत होती हैं, कम झंकृत होती हैं, तो उन्हें हम अघोष कहते हैं। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां
कम झंकृत होती हैं, कम झंकृत होती हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष। उन्हें अघोष कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ अघोष। अभी बांटेंगे जिस तरह हमने अल्पप्राण महाप्राण बांटे थे, उसी प्रकार अघोष और सघोष को भी बांटना है। तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए सघोष पे आ जाएंगे। सघोष, हेडिंग लगाएंगे सघोष। क्या लगाएंगे? सघोष। सघोष को हमने बताया घोष भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? घोष। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन हम लिखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं, ज़्यादा झंकृत होती हैं। ठीक है, अधिक कंपन होता है, झंकृत होती हैं, उन्हें सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। ठीक, सघोष कहते हैं। तो अल्प जिसमें झंकृत होगी वो अघोष होंगे, और जो ज़्यादा झंकृत होंगी तो सघोष होंगी। जब वर्डों का हम उच्चारण करेंगे उस टाइम पे जो स्वतंत्र जय तेजी से वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन तेजी से होता है, तो वो सघोष होंगे। और कम वाइब्रेशन हो, हल्के से बिल्कुल आराम से आवाज़ निकल जाए, आराम से वर्ड बोल पाएँ, वो आपके अघोष होंगे। ठीक, तो यदि हम समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समझें, चलिए अगले पेज में समझते हैं, समझने के लिए ही, नोट नहीं करना। तो यहाँ पर हम अघोष और एक तरफ हम लिख दें सघोष, समझने के लिए ओनली। ठीक है, तो इस आ का मतलब हमने बताया अल्प, नहीं से मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अल्प। ठीक है, जब अल्प होगा, अल्प मतलब कम स्वतंत्र झंकृत होंगी, वाइब्रेट होंगी, तो अघोष होगा। और ज़्यादा होगा तो सघोष हो जाएगा। ठीक है, जब ज़्यादा होगा सघोष हो जाएगा। तो वर्णों को हम बांटेंगे कैसे, इसमें वो चीज़ यहाँ समझना है आपको। तो वर्ण यहाँ बांटेंगे हम। तो अच्छा, आ में जो मात्रा लगी है, ये तो मात्रा के आधार पर हमने स्वर के भेद पढ़ाए थे। तो यहाँ पर हमने वहाँ पर ये बताया था कि जो स्वर के भेद होंगे मात्रा के आधार पर, हमने बताया था कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या क्या बताए थे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर बताए थे। तो वहाँ बताए थे कि जब ह्रस्व स्वर होगा तो उस ह्रस्व स्वर में जो उच्चारण करने पर समय लगेगा तो सबसे कम समय लगेगा, 1 मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वर जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो हमने बताया था प्लुत स्वर में केवल और केवल एकमात्र उदाहरण है ओम। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो आ है, छोटा आ ह्रस्व स्वर, इसमें 1 मात्रा का समय लगेगा। कितने मात्रा का? 1 मात्रा का समय लगेगा। और ये घा में जो मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी। किसकी मात्रा लगी है? ओ की। किसकी मात्रा लगी? ओ की। तो इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा, क्योंकि दीर्घ है। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ यही ना आते हैं ह्रस्व स्वर में। ठीक, और दीर्घ में हमने बताया, दीर्घ में आपका आएगा ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ और री। ठीक है, ये आपके ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर में आ, ई, बड़ा आ, इसका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, अब बड़ा री, और ए, आई, ओ, औ। री भी आपका ह्रस्व है। ठीक है, तो चल यहाँ पर ठीक आप समझ पाए होंगे कि ओ की मात्रा लगी है, तो इसमें 2 मात्रा का समय की ओ क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक, 2 मात्रा का समय इसमें लगेगा। तो ये ट्रिक है समझने की, आप समझ पाएंगे इसको। 1 मात्रा का समय लगता है आ में, 2 मात्रा का समय लगता है ओ में। तो हम यहाँ पर ट्रिक ये बता रहे हैं कि वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण, क्या यह ट्रिक बनी अब कि वर्गीय व्यंजनों को जो हम बांटेंगे, जब वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष होगा। क्या होगा? अघोष होगा। पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा। ठीक है, अघोष होगा। और उस व्यंजन के तीनों सा, उस व्यंजन में तीनों सा आपका स, ठीक है, ये वाला, और एक ये मूर्धन्य सा, एक तालु सा, ये आपके तीनों सा अघोष होंगे। बस इतने वर्ण आपके होते हैं अघोष। बाकी जो शेष बचेंगे तो वे सबके सब होंगे सघोष। तो शेष सघोष होंगे, शेष आपके क्या होंगे? सघोष। ठीक है, शेष सघोष होंगे। उनमें आएगा आपका तीसरा आएगा, चौथा, पांचवा वर्गीय व्यंजनों का ये हो गए। ठीक, और आएगा उसमें अंतस्थ व्यंजन बताए थे, ज, र, ल, और वह अंतस्थ व्यंजन आएगा। और इसका हा यहाँ पे छूटा था, उस व्यंजन का हा भी इसमें आएगा सघोष में, और आपके 11 स्वर आएंगे। ठीक है, सघोष में। तो आपको इतने याद रखना, इधर वाला, बाकी जो वर्ण होंगे तो सघोष होंगे। ठीक है, पहला दूसरा अघोष, अशाखा सा, सौखा सा, ये आपके होंगे सब अघोष। ठीक है, बाकी सबके सब आपके क्या होंगे? सघोष। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब चलिए इन्हें बांटते हैं। अब यहाँ पर इन्हें बांटते हैं। एक तरफ आप लिख देंगे अघोष, एक तरफ लिखेंगे सघोष। तो एक तरफ लिखेंगे अघोष, ठीक, एक तरफ लिखेंगे सघोष। ठीक जी। अब इनको हम क्या करेंगे? बांटेंगे। ठीक है जी। तो हमने बताया अघोष में पहला जो वर्ण होगा तो का और खा, पहला दूसरा वर्ण अघोष होगा। प्रत्येक वर्ग समूह का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होगा वो सघोष होगा। तो गा,
घा अंगा, ठीक। फिर च छ ज झ इ, फिर ट ठ ड ढ और अण, फिर त थ द ध और न, फिर आएगा प फ, फिर ब भा और म, ठीक है। ये आपके वर्गीय व्यंजन बट गए अघोष और सघोष में। अब हमने जो बताया था कि अघोष में आपके तीनों सा आएंगे, तीनों सा आएंगे, ठीक है। तीनों सा, इस सा के आधार पर, ठीक है, तीनों सा आएंगे। आपका आएगा कंठ सा, ठीक। फिर इसके बाद आएगा, तो ये आपका कंठ सा नहीं तालु सा है, तालु सा आएगा, मूर्धन्य सा आएगा और दंती सा आएगा, ठीक है। ये आपके हुए आघोष वर्ण, सभी के सब आघोष वर्ण हो गए। अब बाकी जो बचे घेरा स्वर और इसका हा बचा उस व्यंजन का, उस व्यंजन का हा इसमें आ जाएगा और यारा लावा, तो य र और ला और वा, ये अर्ध स्वर हो गया अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हा आएगा और इसके बाद आएंगे 11 स्वर आपके, ठीक। ये आपके हुए सघोष। तो हमने बांट दिया अघोष और सघोष में व्यंजनों को, ठीक है। हमने अघोष और सघोष में क्या किया, व्यंजनों को बांट लिया। तो चलिए अब थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं अघोष और सघोष। हेडिंग लगाएंगे अघोष, हेडिंग लगाएंगे आघोष, अघोष, ठीक है। तो अघोष में हम पहला जो पॉइंट लिखेंगे कि वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा, वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। दूसरा सा, तालु सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये अघोष होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक। चलिए अब हेडिंग लगा देंगे सघोष, सघोष, ठीक। तो पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे पहला नंबर पे कि वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। सघोष को घोष भी कहते हैं, ठीक, सघोष होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे यारा लावा, मतलब अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं, अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं, व्यंजन सघोष होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट आपका है सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष, सभी स्वर भी सघोष होते हैं, स्वर सघोष होते हैं, ठीक। तो ये आपने पढ़ा घोष और सघोष। तो वर्ण का टॉपिक आपका कंप्लीट है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका जो है वह शब्दों में वर्णों का क्रम पढ़ना है, बाकी सारा कंप्लीट हो गया वर्ण वर्णमाला का, ठीक है। तो चलिए हम शब्दों में वर्णों का क्रम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो आज क्लास यहीं पर रखते हैं। आप लोग समझ पाए होंगे अल्पप्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष। अब अघोष याद रहेगा तो सघोष ऑटोमेटिक याद रहना है, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में आपको प्राण और महाप्राण के बारे में समझा दिया था, प्राण और महाप्राण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे और अघोष सघोष भी समझ गए होंगे। तो यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, ओके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।